इस परीक्षा के लिए सर क्या रणनीति अपनाए? अगर आपने कहा ये तीनों बैकबोन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का बैकबोन है, तो इस बैकबोन के लिए हम क्या रणनीति अपनाएं? तो हर विषय के अपनी अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग मांग होती है और अलग अलग बारीकियां भी होती हैं। तो मैं चाहूंगा इसको विषय विशेषज्ञ द्वारा सुनेंगे तो आप ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो एक व्यापक विषय है, इस बार भी यूपी पीसीएस में जहां तक मेरी जानकारी 30 से प्लस सवाल इतिहास के रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतिहास को लेकर क्या रणनीतियां आप अपनाइए ताकि इतिहास में उन 30 से 35 सवालों में 25 से 26 सवाल आप कर सकें। तो हम चाहेंगे ये बात धर्मेंद्र सर स्वयं बच्चों को समझाएं कि इतिहास के लेकर क्या रणनीति आपकी होगी ताकि हमारे विद्यार्थी 90% से अधिक स्कोर करें। 100% तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि 8-10 सवाल या 5 सवाल तो ऐसे आयोग के द्वारा बनाए ही जाते हैं जो करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए आते हैं। 100% कहना ही अप्रासंगिक है। तो लेकिन फिर भी लगभग 70 से 80% सवाल सही किए जा सकें, इसके लिए इतिहास में क्या रणनीति होगी आप ही बताएं सर बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इमरान सर, हम इतिहास के अंतर्गत, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हम सभी छात्रों को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हिस्ट्री को लेकर के छात्रों में कुछ मिथ है, और वो जो मिथ है ना, उसको सबसे पहले मैं आपको दूर करना चाहूंगा। उसके बाद किस तरह से हम लोग अपनी क्लास लेके चलेंगे, कैसे ये इतिहास के प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे, सारी बातों को बहुत संक्षेप में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला जो बच्चों में एक मिथ है हिस्ट्री को लेकर के, वो ये कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का यदि आप एग्जाम देते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हैं, तो फिर वहां पर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग एक बराबर क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए जो छात्र ये मान के चलते हैं कि नहीं, हमको सबसे ज्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री को करना है, फिर उनके एंशिएंट क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि जो पीटी में हमारे 3 खंड हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों पर हमको बराबर ध्यान देना है। किसी खंड से 1-2 प्रश्न ज्यादा हो सकता है, किसी से 1-2 प्रश्न कम हो सकता है। तो इस चीज को आप सबको दूर करना है कि आपको हिस्ट्री के तीनों पोर्शन को देखना है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है हिस्ट्री के अंतर्गत, उसको बच्चे एकदम नजरअंदाज करते हैं। जबकि आज के समय में जो प्रश्न आ रहा है, मेंस तो छोड़ो, मैं पीटी की बात कर रहा हूं आपसे, कि पीटी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात इसको आपको ध्यान रखना है कि हमें इंडियन हिस्ट्री के पूरे पोर्शन पर एक बराबर पकड़ बनानी है, एक जैसे पढ़ना है। किसी परीक्षा में किसी से 2 प्रश्न ज्यादा होता है, किसी से 2 प्रश्न कम होता है, पर लगभग इक्वलिटी तीनों पोर्शन में होती है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आप सबको हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ ऐसे पोर्शन आप नहीं पढ़ते जहां से विगत कुछ वर्षों में लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको मैं 2-3 पॉइंट आपको इंडिकेट करता हूं। जैसे हम राष्ट्रीय आंदोलन खूब जोर शोर से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संस्थाएं स्थापित हुई थी उसको हम कभी नहीं पढ़ते, और पिछले 3-4 वर्षों से लगातार उस खंड से प्रश्न आ रहा है। उसको आप सबको ध्यान देना होगा। मैं तो क्लास में सारी बातें आपको क्लियर कराऊंगा ही, लेकिन आप जब खुद भी पढ़ते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। फिर जनजातीय आंदोलन को हम नजरअंदाज करते हैं, जबकि जनजातीय आंदोलन से लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लगातार क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे खंड हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को हम नजरअंदाज करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, जितने भी पोर्शन है उसको बहुत विधिवत पढ़ना है, तब जाकर के आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और कम से कम 2024 के पीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको आप देख करके तो बिल्कुल समझ सकते हो कि यदि अब सतही तौर पे कोई हिस्ट्री या किसी भी विषय की तैयारी करता है तो फिर वो प्रश्न को पकड़ नहीं सकता, उसके प्रश्न सही नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 2024 के पीटी का एग्जाम। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये बैच पीटी का होगा और पीटी ओरिएंटेड ही सारी बातें हम लोग लेके चलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से इसकी शुरुआत करेंगे और चैप्टर टू चैप्टर हम लोग सारी बातों को इस तरह से देखते रहेंगे कि हम अनावश्यक अध्ययन से भी बचेंगे और हम वही पढ़ रहे होंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा। और आपको जब तैयार किया जाएगा इस परीक्षा के लिए, उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे फिर आप देखना कि क्लास के नोट से और क्लास में जो डिस्कशन हुआ है उससे किस तरह से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। कुछ डायरेक्ट आएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि फ्रेंड्स बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से और संक्षेप में सर ने आपको बताया कि इतिहास को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जब शिक्षक आपका मार्गदर्शन करता है ना,
तो आपको ब्रेकर के बारे में बताता है, आपको अंधे मोड़ के बारे में बताता है जहां से गाड़ियां पलटती हैं। अगर वहां पर आपने ध्यान दे दिया, गाड़ी निकल जाएगी आपकी। जैसा कि सर ने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन पर आप काम करते रह जाते हैं, लेकिन 1885 के पहले की संस्थाओं पर वो बल नहीं देते, जबकि सवाल वहां बनाए जा रहे हैं। आपकी नजर वहां नहीं, लेकिन शिक्षक की पैनी नजर उन हर मुद्दों पर होती है। ऐसे में उदाहरण दिए सर, एक दो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं बिल्कुल सर, जो जब हम पढ़ाएंगे इनको तो बताएंगे कि क्या क्या चीजों को तो देखना उन है। बारीकियों पर अगर आप ध्यान देते हुए चलेंगे, अगर शिक्षक के द्वारा जहां पर आपको सतर्क किया जा रहा है, अगर वहां आप फोकस करेंगे, तो निसंदेह रूप से पिछले वर्ष की तैयारी में आपका 5-7 प्रश्न उस विषय में बढ़ेगा जरूर। अब मैं चाहूंगा कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेकर के शैलेश सर आए, और शैलेश सर प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल तथा पर्यावरण की परिस्थिति का योगदान क्या है और इसके लिए बच्चे क्या रणनीति अपनाएं, इसके बारे में सर विस्तार से बताएं। तो जैसा कि अभी धर्मेंद्र सर ने बहुत विस्तार से बताया इतिहास के बारे में, और बार बार बात हो रही है कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटी जैसे जो विषय हैं वो इतने व्यापक हैं, और इसीलिए ये सब पहले करवाए जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से रणनीति ही है, ताकि मुख्य विषय अगर आपके पूरे हुए रहेंगे, जहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होने के अवसर आपके बढ़ जाएंगे। भूगोल में आप देखिए, जैसे अगर आप भूगोल और पर्यावरण दोनों की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी जस्ट आप 2024 के अगर एग्जाम को देखें तो 38 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, और इससे पहले भी अगर आप पीछे भी चले जाएं तो 30-35 क्वेश्चन से कम सवाल नहीं है अगर आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ में रखते हैं। अब उसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, जैसे देखिए दो चीज़ें आप देखते होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि भारत के भूगोल से कुछ सवाल ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि विश्व के भूगोल से ज़्यादा आए, तो दोनों का वेटेज ये याद रखिएगा समान है। अब विश्व के भूगोल में समझिए थोड़ा सा क्या है। विश्व के भूगोल में जैसे मान लीजिए सौरमंडल है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, जिसको आप स्थल मंडल भी कह देते हैं, जलवायु विज्ञान, उसके अलावा महासागर विज्ञान। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा प्रादेशिक भूगोल का खंड है। प्रादेशिक भूगोल यानी जो विभिन्न महाद्वीप हैं और उनको मैपिंग के जरिए वहां से प्रश्न रहते ही रहते हैं, तो मैप के माध्यम से विभिन्न महाद्वीपों को आप विस्तार से पढ़ेंगे। एक बात, उसमें जो जरूरी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रम है उसको लगाना है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से हमेशा देखते जाएंगे। दूसरा जो एक है, जैसे आप देख रहे हैं पीछे सर, ये लगभग सभी विषयों में कि जैसे तथ्यात्मक के साथ साथ जो अवधारणात्मक प्रश्न है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और भूगोल जैसा विषय है, आप सभी इस बात से सहमत होंगे, जानते हैं कि बहुत कुछ अवधारणात्मक भी है, अगर तथ्यात्मक है तो अवधारणात्मक भी है। अब जैसे सर मान लीजिए क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो जलवायु विज्ञान के अधिकतर जो विषय हैं वो अवधारणात्मक हैं, और ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थियों में कि जब कॉन्सेप्चुअल वाले चीजें चलती रहती हैं, जैसे मान लीजिए पर्वत, पठार, मैदान, उनको पढ़ने में कौन कहाँ मिलाना है, क्या पाया जाता है, खूब अच्छा लगता है। लेकिन अभी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र कैसे निर्मित होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या क्या प्रमुख अनुकूल दशाएं हैं, या और भी जब विषय जलधाराओं के बारे में आता है, मतलब एक उदाहरण देखिए, तब वहां से लोगों का मन हटने लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन है। देखिए हम हमेशा कहते हैं हर विषय की अपनी भूमिका है और हर विषय का फ्लेवर है। अब उसमें आप अगर जान रहे हैं कि आपको परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आपको सबको सबके वेटेज के हिसाब से काम जरूर करना होगा और उस पर समय देना पड़ेगा। तो मेरा क्या काम रहेगा कि अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि पूरा विश्व का भूगोल, अब उस विश्व के भूगोल में जहां जहां सारी चीजें पढ़ाने के साथ साथ जहां अवधारणात्मक बिंदु ज्यादा हैं, जैसा कभी सर डिस्कस कर रहे थे कि भाई शिक्षक गुजर चुका है उस रास्ते से, उसको पता है कि कहां कहां कठिनाई है, कहां कहां कथन कारण संबंधी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, कहां अवधारणाओं में आपको कई बार शब्दों से घुमा फिरा कर आपसे गलती करवा सकता है। मतलब जैसे अब टीचर कोई पढ़ा रहा है वो एक बात होती है, जब उसको सेंटेंस में, वाक्यों में ढालता है तो और कठिनाई नजर आती है। तो वहां उन कठिनाइयों को भी पूरी तरह से आपको सहजता के साथ बताया जाएगा, और आप एकदम निश्चिंत रहें। जिन्होंने ध्यान से और ईमानदारी से पढ़ा है वो खूब जानते हैं कि कोई अवधारणा कहीं से कहीं भी गलत नहीं हो सकती। तो विश्व का भूगोल इस प्रकार से, उसमें प्रादेशिक भूगोल जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो आप देखें भारत का भूगोल वाला खंड है, उसमें भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, सारी चीजें, तटीय मैदान, द्वीप समूह, सब कुछ आ जाता है। वहां से अलग अलग प्रकार के प्रश्न। उसके अलावा जैसे जब मानसून की बात होती है, जिसको पहले माना जाता था मुख्य परीक्षा का ही प्रमुख विषय है, तो मानसून से कथन कारण और अवधारणात्मक प्रश्न भारत के संदर्भ में वहां से संभावनाएं ज्यादा है। मिट्टी से, कृषि से, यहां सबसे अवधारणात्मक और नई नई जो तमाम कई बार शब्दावलियां आती हैं, वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो आपको मैपिंग वाला खंड दोनों लेकर चलना है, भारत में भी विश्व में भी। प्रादेशिक भूगोल तो पूरा आप मैपिंग के साथ करेंगे ही करेंगे, और जहां जहां जो अवधारणात्मक विषय हैं उन पर अलग से एम्फेसिस किया जाएगा, ये बताते हुए कि वहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और कथन कारण पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा चुनौती, बहुत बड़ी होती है विद्यार्थियों के लिए।
तो इस प्रकार से समग्र दृष्टिकोण से चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो। अब आते हैं जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट की बात है, तो आप जानते हैं जैव विविधता के संदर्भ में आप ले लीजिए, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की बात कर लीजिए, सतत विकास की अवधारणा। अब सतत विकास की अवधारणा से इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ठीक। उसके अलावा 17 सतत विकास लक्ष्य है, उसमें अब मिलाने के लिए अलग अलग देने लगा, वो भी एक है। और उसके साथ साथ जो तमाम जो बेसिक, जैसे जो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो पिरामिड की अवधारणा है, बेसिक इकोलॉजी और इकोसिस्टम की क्या अवधारणा है, उनसे जुड़े भी तमाम प्रश्न आते हैं। तो जहां जहां से जैसे कहा जैव विविधता, पर्यावरण सम्मेलनों की बात है, सतत विकास की बात है, या बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप पढ़ाया जाएगा और आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए। बस आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना तो प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप सहजता से पूरी तरह फोकस्ड होकर नहीं चीज़ों को सुन रहे हैं, बैठे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मन कहीं, ध्यान कहीं और है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर अकेले शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए। हम सभी बड़े ईमानदारी से, और जैसा सर ने कहा कि इस रास्ते से गुजर चुके हैं, कोई नया रास्ता हम लोगों के लिए नहीं है, तो कम से कम हम लोगों से जो अधूरा रह गया वो आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरा करा पाएं, तो इसमें एक आत्मिक संतुष्टि का भाव भी होगा, और वो संतुष्टि किसी भी धन और किसी भी चीज़ से अतिरिक्त नहीं आ पाएगी। और इसीलिए उत्कर्ष सर इस बात को सब मानेंगे कि उत्कर्ष के शिक्षकों ने, उत्कर्ष पूरी संस्था ने जितना फ्री, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त चीज़ों को भी, अभी आप इमरान सर कोर्स के बारे में बता रहे थे, अब इसमें प्राइम में कितनी चीज़ें पीछे की हैं, है तो पूरी तरह से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हूबहू हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। अब अगर आप उसकी कीमत को न समझें तो फिर तो आप मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आप पूरी ईमानदारी से पढ़िए। पूरी टीम हम लोगों की, हम लोग मान लीजिए 3 लोग हैं, और भी अगर लोग होते उनके भी प्रतिनिधि समझ लीजिए हम ही लोग हैं, क्योंकि शिक्षक सभी के सभी बेहतर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला नहीं है। तो जो नहीं भी यहाँ है वो लोग भी अपने अपने विषय को पूरी ईमानदारी से, अवधारणाओं को स्पष्ट कराते हुए, तथ्यों को बताते हुए, और कहाँ कहाँ क्या क्या बारीकियाँ उसको समझाते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन करिए, आगे रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, एक बात और कहना चाहेंगे कि जो छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हैं वो तो उत्कर्ष के शिक्षकों की क्वालिटी से जानते परिचित हैं। लेकिन जो छात्र अभी किसी भी मोड में नहीं जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि एक बार आप जुड़ करके क्लास लें और जरूर आप देखो कि किस लेवल पे आपको चीजें बताई जा रही है। मैं अपनी बात कहूं सर, यदि तो मैं हिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी टॉपिक को एक बार पूरा डिस्कस करता हूं, उसके बाद उस पूरे पॉइंट को आपको लिखाता हूं और फिर उसके बाद आप ही से उसको पूछता हूं, ये बताते हुए कि इस टॉपिक से अभी तक पिछले 15-20 वर्षों में क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद बच्चे कहते हैं सर एकदम दिमाग में बैठ गया, अब उसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये जानने के लिए क्या वास्तव में बैठता है, तो एक सफर तो आपको करना पड़ेगा। बगैर सफर किए आप इसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो दो विषयों के बारे में बहुत विस्तार से इधर धर्मेंद्र सर ने बताया, शैलेश सर ने भी एकदम विस्तार से आपको बताया किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, उससे भी आपको परिचित कराया शैलेश सर ने। लेकिन बात आई कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए पॉलिटी को कैसे तैयार करें, क्योंकि तीनों की अपनी भूमिका है। तो कई बार विद्यार्थी आज के दौर में पॉलिटी को केवल कुछ अनुच्छेदों और संशोधनों तक ही सीमित रख देते हैं। बिल्कुल। जबकि आप लोग लगातार पेपर देख रहे हैं, पीसीएस का 2024 का भी, 23 का भी। अब पॉलिटी केवल अनुच्छेद, संशोधन और घटना चक्र तक सीमित नहीं रह चुका है। न केवल पॉलिटी बल्कि कोई भी विषय केवल घटना चक्र पे सीमित नहीं रह गया। आज से 5 साल पहले हमें सीनियर्स के द्वारा, हमारे ही द्वारा कई बार आपको मार्गदर्शन दिया जाता था कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप घटना चक्र पे कमांड कर लो। लेकिन अपने ही उन विचारों को मैं खारिज करूंगा, उनकी समीक्षा करूंगा, उसे खारिज करूंगा। सर 1 मिनट रुकेंगे आपको। मैं हमेशा क्लास में इस बात को बोलता हूं कि घटना चक्र के क्वेश्चन ये नहीं बताते कि अगले एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे, वो ये बताते हैं कि प्रश्न का नेचर क्या है, किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आए हैं और अगला प्रश्न किस तरह का हो सकता है। बिल्कुल, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, घटना चक्र के आधार पर किस टॉपिक को किस गहराई तक पढ़ने की आवश्यकता है, ये तय होता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मेरा जहां तक मानना है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जब तक आपकी स्टोरी नहीं क्लियर होगी, जब तक आपकी अवधारणा नहीं क्लियर होगी, तब तक आप धर लिए जाएंगे। क्योंकि अब सवालों का नेचर स्टेटमेंट में है, कथन कारण में है। और कथन कारण और स्टेटमेंट वाले सवाल आपके तब होंगे जब वो पूरी स्टोरी क्लियर होगी। बाय द वे, आपने संयुक्त अधिवेशन का कोई आर्टिकल रट लिया कि 108 के तहत बुलाया जाता है, 118 के तहत स्पीकर अध्यक्षता करता है, तो जो रटा वो आया तो किया, और कथन कारण में आया तो गलती कर बैठेंगे। लेकिन पूरे संयुक्त अधिवेशन के डायग्राम को, संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है, रीजन क्या है, किस विषय पर बुलाया जाता है, किस विषय पर नहीं बुलाया जाता, अध्यक्षता कौन करता है, कब कब बुलाया गया, जब पूरी स्टोरी क्लियर होती है
तो जैसे ही संयुक्त अधिवेशन का कथन दिख जाए कि संयुक्त अधिवेशन के संबंध में सत्कथनों का चयन कीजिए, तो आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पूरी स्टोरी क्लियर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अवधारणा को क्लियर रखिए। हम ये कतई नहीं कहते कि तथ्यों की कोई भूमिका नहीं, तथ्यों की भूमिका कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। इसीलिए हमें हमेशा कई बार बच्चों को क्लास में कहता भी हूं, आप हमेशा विषय में कॉन्सेप्ट रूपी जाल फेंकिए, तथ्य रूपी मछलियां अपने आप फंस जाएंगी। तथ्य जो है वो मछली के रूप में है, और आप ऐसा जाल चलाइए जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ को तथ्य को पकड़ना हो, तब तथ्य पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अवधारणा के साथ पकड़िए, पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए। इसीलिए हम लोग थ्योरी बैच लेकर आ रहे हैं, ताकि प्रत्येक टॉपिक को स्टोरी वाइज अवधारणा के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयार कराते चलें और फैक्ट भी सिखाते चलें। अभी अलका विश्वकर्मा जी कमेंट कर रही थी कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन फैक्ट तैयार नहीं होता। कब फैक्ट नहीं तैयार होता? जब फोकस केवल फैक्ट पे होता है। जब कॉन्सेप्ट के बीच आप फैक्ट को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो फैक्ट आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। और शायद अब ये हम लोग खुद से कहें तो अच्छा तो कई बार नहीं लगता है, हम लोगों का पूरा प्रयास ही यही रहता है कि जब क्लास में जितना पढ़ाएं वो औपचारिकता बस केवल पाठ्यक्रम ना पूरा हो, हम तब तक उसे पूरा नहीं मानते जब तक हमारे सामने का विद्यार्थी वो बोले ना। ये सबकी रणनीति शिक्षकों की रहती है कि कोई भी टॉपिक बच्चों का तब तक क्लियर ना माना जाए जब तक बच्चा सामने से उसे बोले ना। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को, जब तक बच्चा सामने से नहीं बोलता तब तक हम उसका प्रयास करते रहते हैं। तो एक बार आप जुड़िए पूरे गंभीरता के साथ, टॉपिक वाइज, बेसिक के साथ एडवांस तक, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक पढ़िए। सारे शिक्षक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने विषय के माध्यम से, अपने अपने परफेक्शन के साथ आपका अध्ययन कराएंगे और इसके माध्यम से आपका परफेक्शन प्रत्येक विषय में बनता जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा जो कड़वी बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी शिक्षक का और किसी भी संस्थान का आपकी सफलता में भागीदारी केवल 20% है, और सिलेक्शन होना और ना होना ये आप पर निर्भर करता है। आपकी भूमिका 80% है। आप हमेशा इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षक ने हमें कैसा पढ़ाया, कितना पढ़ाया, सब पढ़ाया या नहीं। और मैं इस पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जितने भी शिक्षक यहां बैठे हैं और जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शायद वो अपने काम में 100% भूमिका अदा करेंगे। वहां पर आपको पॉइंट में भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बस एक प्रॉमिस आप लोग यहां बैठकर कर दो यूट्यूब पर कि सर 80% जो हमारे हाथ में है वो भी हम 100% करेंगे। तो ये दोनों का संयोजन बना दिया तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। अब सवाल उठता है हमारी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका ये है जितना डेली पढ़ाया जाए उतना डाइजेस्ट करिए, उतना रिवीजन करिए। और एक चीज सर बच्चों में और है कि सिलेबस का उनको ज्ञान नहीं है। वो तैयारी तो कर रहे हैं एकदम उनको, अच्छा जब पढ़ाई करते हैं किसी विषय की, वो राष्ट्रपति बार बार पढ़ेंगे, केंद्र राष्ट्र संबंध नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त नहीं पढ़ेंगे, जबकि प्रश्न वहां से आना। सर अब लगातार देख रहे हैं कि हर जो गैर संवैधानिक निकाय हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाए उसके मेंबर पूछे जा रहे हैं, मेंबर पूछे जा रहे हैं। इस तरीके के सवाल सिफारिशें पूछी जा रही हैं, लेकिन वहां तक बच्चा जाते जाते क्या होता है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो मेरा मानना है कि आप अपना काम ईमानदारी से केवल करिए। सर लैक ऑफ रिवीजन इनके फेल होने की बहुत बड़ी रीजन है। तो सभी विद्यार्थियों से यह सर ने कहा कि रिवीजन की बात है, अपनी भूमिका को समझिए। तो आपकी भूमिका क्या है? टीचर जितना पढ़ाए डेली तैयार करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बारंबार सॉल्व करिए, जो फैक्ट है उसका दोहराव बार बार करिए, डिस्कशन करिए, किसी को बोल के सुनाइए, बार बार लिखिए, ताकि वो काम भी आप कर सकें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे और 8 महीने आप हम काम कर लिए अगर दोनों लोग साथ मिलकर, तो निसंदेह रूप से सफलता मिलेगी। कोई कारण नहीं है सर कि सफलता, कोई कारण नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ये संभावना बन सकती है। हो सकता है साल भर लग जाए आपको बारीकियां समझने के लिए, लेकिन शिक्षक से पढ़ने का यही तो एक लाभ है कि जो काम आप 5 साल में करेंगे, टीचर ने 2 साल में मेहनत किया, 7 साल अपने अध्ययन में, 10 साल अध्यापन में, वो पूरा अनुभव आपको उस 10 घंटे में, 20 घंटे में झोंक देता है। और उसका लाभ आपको चाहिए कि वो 1 घंटे में लूट के लेके आप चले जाइए। या लूटिए आप ज्ञान, शिक्षकों का अनुभव लूटिए और उसका लाभ लीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बैच ऑनलाइन में पहले तो हम लोगों को न्यूनतम शुल्क में दिया गया, बाद में फीस बढ़ा दी गई और हमारे साथ वही समस्याएं आती है शुल्क की। मुझे पता है कि ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी समस्या है, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन हालांकि उत्कर्ष के मुताबिक अब हम तुलनात्मक रूप से कोई बात नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत भर में जितने भी संस्थान पढ़ा रहे हैं उनकी कोशिश रहती है कम से कम सबसे सस्ता और सबसे गुणवत्तापूर्ण कोर्स आपको हम प्रोवाइड करा सके। निर्मल गहलोत सर की भी यही प्रयास रहता है और हम शिक्षकों का भी यही प्रयास रहता है। जब भी कोई कोर्स लॉन्च होता है, हम लोगों ने कभी मैनेजमेंट से ये अपील नहीं की इसको इतने में लाया जाए, हमेशा यही अपील की इसको न्यूनतम शुल्क में लाइए, कम हो सकता है जितना कम हो सके उतने कम में इसको करिए, ताकि हमारे प्रदेश भर के अधिकतम विद्यार्थी पढ़ सके।